बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको याद हो या आपके इल्म में होगा कि हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे और हमारा जो MIS 308 है BBA 6 सेमेस्टर, उसका पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरे चैप्टर के हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। इस सेकंड चैप्टर में हमने बिजनेस प्रोसेसेस को डिस्कस किया और फिर उन बिजनेस प्रोसेसेस को इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ रिलेट करके देखा कि किस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे बिजनेस प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है। और फिर हमने उसके बाद जो कि हमारा लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिफरेंट सब सिस्टम्स को डिस्कस किया था, जो कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम थे। आज हम स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक इस सेकंड चैप्टर का डिस्कस करेंगे, लेकिन उस लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले जो एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो हमने डिफरेंट सब सिस्टम्स लास्ट लेक्चर में पढ़े थे या इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो टाइप्स पढ़ी थी, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर किस तरह काम करते हैं। डेफिनेटली एक ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मैनेजमेंट के ग्रुप्स होते हैं। कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है और कोई एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स भी होते हैं, CEOs वगैरह जो होते हैं। तो ये एक डायग्राम देखिए, इसे हमें पता चलता है कि विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन, विद इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मैनेजमेंट इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों सब सिस्टम्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो हैं ये इस तरह से मिलकर काम करते हैं कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसका काम रूटीन की, डेली बेसिस की, डे टू डे टास्क और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, वो रिकॉर्ड करके इन रूटीन्स को, इन डिसीजंस को डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ भेज देता है। Now decision support system is a information system which is used to make decision, which is used to help to make decisions for low level and middle level management. Whereas MIS or management information system is the type of information system that is used to make decisions, that is used to help the top management to make useful decisions. अब दोनों सिस्टम्स में डिसीजन मेकिंग होनी होती है, इसलिए इन दोनों का DSS और MIS का आपस में ताल्लुक होता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग के बाद, जब MIS और DSS की डिसीजन मेकिंग के बाद ये ESS यानी एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम जो है उसकी तरफ भेज दिया जाता है, वो उसके साथ इंटरेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चारों सिस्टम काम कर रहे होते हैं। लेकिन इन चारों सिस्टम के विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मैनेजमेंट के काम करने के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उन प्रॉब्लम्स का क्या सलूशन है, यही आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मैनेजमेंट, ये है हमारा आज का टॉपिक, जो कि चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है कि सिस्टम्स फॉर डिफरेंट मैनेजमेंट ग्रुप्स। तो वो क्या है, जैसे मैंने अभी कहा कि देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। और जब ये चार सब सिस्टम्स उन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मैनेजमेंट में काम करते हैं तो देन देयर आर चांसेस कि कोई प्रॉब्लम अकर होती है, कोई ओवरलैप, इंफॉर्मेशन ओवरलैप हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है और वो है एंटरप्राइज एप्लीकेशन। कि एक ऐसी एप्लीकेशन का मतलब ऐसा सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर
एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया जाए जिसमें मैनेजमेंट के तमाम लेवल्स को शामिल कर लिया जाए, और ये जो चार बेसिक सब सिस्टम्स हैं, ये जो चार बेसिक सब सिस्टम्स हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के, या चार टाइप्स हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की, DSS, MIS, TPS और ESS, इनके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन फंक्शनल एरियाज़ हैं, उसको इस एप्लीकेशन में शामिल कर दिया जाए। ठीक है, इस एप्लीकेशन में, इस सॉफ्टवेयर में, इस डेटाबेस में क्या शामिल किया जाता है? ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एग्जीक्यूट बिजनेस प्रोसेसेस अक्रॉस द फर्म, स्पैन फंक्शनल एरियाज, उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं उनको, उन पर मुश्तमिल एक इकट्ठा यूनिफाइड एप्लीकेशन सिस्टम तैयार कर लिया जाता है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन जिसको कहते हैं। अब ये चार तरह का हो सकता है: एंटरप्राइज सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो एंटरप्राइज सिस्टम, ERP, ये एक ऐसा डेटाबेस, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का तमाम डाटा कलेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और उनको एक सेंट्रल प्लेस पर स्टोर करता है, एक सेंट्रल लोकेशन पर स्टोर करता है। ठीक है, आपको अगर याद हो, आपको जब मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने कहा था, बताया था कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होते हैं ये एक्चुअली डेटाबेसेस होती हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस डेटाबेस की फॉर्म में इन सिस्टम्स को डेवलप करती हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करती हैं। तो जब आप इन सिस्टम्स को, इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को पढ़ रहे होते हैं, तो आपको वो डेटाबेस के तमाम कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं दोबारा यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सेंट्रल डाटा स्टोरेज, वहाँ पे DBMS में आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रल स्टोरेज होती है डेटाबेस की, ताकि वहाँ से डाटा को इजीली शेयर किया जा सके दूसरे लोगों तक या दूसरे डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अब देखें ये एक यूनिक एप्लीकेशन है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होगी। इसमें एंटरप्राइज सिस्टम भी होगा, इसमें और पोर्शन भी होंगे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट यूज़ करेंगे। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट तक ये किस तरह पहुंचेगी? हम सेंट्रल स्टोरेज होगी, सेंट्रली इसको स्टोर किया जाएगा और वहाँ से फिर जहाँ जहाँ पे चाहिए होती है वहाँ पे इसको शेयर कर दिया जाता है। और इसको इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि इसमें डाटा रिडंडेंसी ना हो। डाटा रिडंडेंसी मीन्स कि सेम डाटा को बार बार दाखिल करने की ज़रूरत ना पड़े। वंस अ डाटा हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द डाटाबेस, वो जहाँ जहाँ पे चाहिए वहाँ पर अवेलेबल हो जाए। डाटा रिडंडेंसी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि डाटा कंसिस्टेंट हो जाता है, डाटा एरर फ्री हो जाता है, और वो डिफरेंट फिर फ्रेगमेंट्स में, डिफरेंट सेगमेंट्स में सेम डाटा को बार बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी आपने DBMS के फीचर्स में, एडवांटेजेस में पढ़ा हुआ है कि डाटा रिडंडेंसी क्या होती है, उससे फिर डाटा कंसिस्टेंसी हासिल होती है। ठीक है, ये इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं एंटरप्राइज सिस्टम की। और ये करेगा क्या? कोऑर्डिनेशन ऑफ डेली एक्टिविटीज़, यानी वो TPS वाला काम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वाला। एफिशिएंट रिस्पॉन्स टू कस्टमर ऑर्डर्स, ठीक है, कस्टमर मैनेजमेंट। प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर इम्प्रूविंग मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक हो गया। तो ये जो एंटरप्राइज बनाया जाता है, एंटरप्राइज सिस्टम, ये इसमें इन सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। दूसरी टाइप का सिस्टम जो हो सकता है हमारा सोल्यूशन, वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। सप्लाई चेन, याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। सप्लाई चेन मैनेजमेंट includes all the activities from raw material to ऑर्गेनाइजेशन, और उस रॉ मटेरियल को सप्लायर से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना, उसकी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के बाद उसको पैकेजिंग की तरफ लेके जाना, पैकेजिंग के बाद उसको डिस्पैच करना अपने वेयर हाउस में, अपने रिटेलर्स की तरफ, शॉपकीपर्स के पास, किसी भी तरफ, और उसके बाद जो उसकी आफ्टर सेल सर्विस है उसका भी पूरे का पूरा एक पाथ डिफाइन करना कि अगर कोई
फॉल्टी प्रोडक्ट है, किसी को कोई कंप्लेन है, कोई वारंटी क्लेम होनी है या कोई प्रोडक्ट रिटर्न होनी है, तो वो किस तरीके से होनी है, किस मैकेनिज़्म के थ्रू होनी है, उसके लिए कौन सी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा मोड यूज़ होगा, बाय रेल, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय सी, ये सारी चीज़ें सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाती हैं। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसको भी प्रॉपर सिस्टम की शक्ल में डेवलप किया जाता है सो डैट हम इन सारी चीज़ों को ईज़िली मैनेज कर सकें। अगर हम इसको ईज़िली और अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो इन्वेंट्री है वो कंट्रोल रहती है। जब इन्वेंट्री कंट्रोल रहती है तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो स्मूथ रहती है। जब प्रोडक्शन स्मूथ रहती है तो हम राइट क्वालिटी की, राइट क्वांटिटी की, राइट कॉस्ट की चीज़ प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं। यही इसका मेन पर्पस है कि बाय इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट यू हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स और प्रोडक्ट्स ऑफ राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, एट राइट टाइम, एट राइट कॉस्ट। ठीक है, राइट कॉस्ट यानी लोएस्ट कॉस्ट, ताकि आप कंपेटिटर्स से compete कर सकें। तो ये है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसी तरह एक और सिस्टम होता है जिसको कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट इसको यूज़ करता है मोस्टली, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज़ द ओनली डिपार्टमेंट विच हैज़ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कस्टमर। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही कस्टमर्स की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करता है। ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका पूरा प्लान तैयार करके फाइनेंस डिपार्टमेंट से डिस्कस करता है, फाइनेंस की अप्रूवल लेता है। तो इस तरह ये जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट हैं, डिफरेंट जो फंक्शनल एरियाज़ हैं, ये इस तरह से इकट्ठा काम करते हैं। तो कस्टमर मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम कस्टमर को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स अस टू प्रोवाइड and to coordinate all the business processes that deal with customer sales, marketing, services to optimize revenue, customer satisfaction and customer retention। उस कस्टमर को रिटेन भी रखना है हमने आफ्टर सेल सर्विसेज के थ्रू। हमने एक चीज़ कस्टमर को पहुंचा दी, कस्टमर तक पहुंच गई, कस्टमर हमारी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, यूज़ करते हुए अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, वो वारंटी क्लेम करना चाहता है, दोबारा ऑर्गेनाइजेशन हमारी फैक्ट्री में भेजकर रिपेयर करवाना चाहता है, तो वो किस तरीके से कम्युनिकेट हमसे करेगा, किस चैनल के थ्रू करेगा, ये कस्टमर मैनेजमेंट है। और ये कस्टमर रिटेंशन के तरीके होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस कस्टमर मैनेजमेंट में कस्टमर्स के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के कम्युनिकेशन की जाती है। उनको अपनी नई आने वाली प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है, उनको नई ऑफ़र्स के बारे में बताया जाता है, डिस्काउंट्स के बारे में कम्युनिकेट किया जाता है। अक्सर हमारे मोबाइल पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के ब्रांड्स के मैसेज वगैरह आते रहते हैं कि इतनी डेट से इतनी डेट तक इतने % ऑफ है, इतनी सेल लग रही है, ये नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, इतनी देर के लिए फ्री है, फिर इतने चार्जेस होंगे। ये सारे कस्टमर रिटेंशन के तरीके हैं और ये सारा कुछ किसके अंडर आता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद लास्ट सिस्टम है जो कि हम इस एप्लीकेशन एंटरप्राइज एप्लीकेशन में डेवलप करते हैं, डैट इज़ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। डैट इज़ एक्चुअली एक्सपर्ट सिस्टम, डैट इज़ एक्चुअली यूज टू सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजंस, डैट इज़ एक्चुअली यूज टू मेक यूजफुल डिसीजंस। वो चाहे टॉप मैनेजमेंट के हों, एग्जेक्टिव मैनेजमेंट के हों, मिडिल लेवल के, लो लेवल के, कोई भी हो, क्योंकि इस KMS में यानी इस नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में उन सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी, और इसी नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की बेस पर हम फिर डिसीजन लेते हैं कि अब हमने नई प्रोडक्ट या इस प्रोडक्ट का नया मॉडल कब लॉन्च करना है। ठीक है, कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना, किस प्राइस पे करना है, उसकी प्राइस कैसी होनी चाहिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, उसको प्रमोट कैसे करना है, उसके बाद उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है,
हम अपने वेयर हाउसेज बनाएंगे, या हम रिटेलर्स को डायरेक्टली देंगे, या हम डायरेक्टली कस्टमर्स तक खुद पहुंचाएंगे, यानी उसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सारे को डिफ़ाइन करना है हमने। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस नॉलेज बेस्ड सिस्टम जो है यानी नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में शामिल होती हैं। ठीक है जी, ये थे जी डिफरेंट सिस्टम्स फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है। अब यहाँ तक सारी बात क्लियर उम्मीद है हो गई होगी, लेकिन एक चीज़ बाकी रह जाती है कि ठीक है जी, हमने इन सारे सिस्टम्स को डेवलप कर लिया, यानी हमने इन सारे सिस्टम्स पर मुश्तमिल एक एंटरप्राइज सिस्टम डेवलप कर लिया, जिसमें एंटरप्राइज का पोर्शन भी रखा, कस्टमर मैनेजमेंट का पोर्शन भी रखा, सप्लाई चेन का पोर्शन भी रखा और नॉलेज मैनेजमेंट का पोर्शन भी रखा। अब इस एंटरप्राइज सिस्टम को हमने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सारे डिपार्टमेंट से सारे ग्रुप ऑफ मैनेजर्स के साथ किस तरह शेयर करना है, और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स के साथ किस तरह शेयर करना है। तो इन दोनों चीज़ों का आंसर है इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, जो कि हम पहले डिस्कस एक दफ़ा कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि इंटरनेट जो है इंट्रानेट जो है वो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, अनलाइक इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो एक पब्लिक नेटवर्क है जिसका कोई ऑनर नहीं है, जिसको दुनिया का कोई भी शख्स कहीं भी बैठकर यूज़ कर सकता है। Whereas intranet is a प्राइवेट नेटवर्क जो कि किसी कंपनी की ओनरशिप होती है। उस कंपनी के लोग, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस कंपनी से बाहर के लोग इसको इस्तेमाल, इस तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ और कंपनी के लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो इंटरनेट के थ्रू शेयर की जाती है। जिस तरह ये सारा सिस्टम जो एंटरप्राइज सिस्टम डेवलप होगा, ये आईटी डिपार्टमेंट के अंडर डेवलप होगा, आईटी डिपार्टमेंट इसको रन करेगा, लेकिन वो आईटी डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ इसको शेयर करेगा, और ये जो शेयरिंग होगी इसको हम इंटरनेट कहेंगे। ठीक है, अब इंटरनेट में विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के लिए सारी शेयरिंग हो गई, जिसमें एंटरप्राइज भी आ गया, और वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आ गई, और नॉलेज सिस्टम भी आ गया। लेकिन एक पोर्शन रह गया जो था कस्टमर मैनेजमेंट। अब जब कस्टमर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें तो कस्टमर से रिलेशनशिप की बात आएगी, उसमें तो फिर कस्टमर से टेली कम्युनिकेशन की बात आती है कि डिफरेंट वाई से डिफरेंट टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, मैसेजेस, ईमेल, टेलीफोन कॉल्स, इन चीज़ों के थ्रू हम कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, कस्टमर से बातचीत करते हैं। तो कस्टमर भी वापस हमें रिस्पॉन्स देता है, ये कस्टमर भी हमें हमारे उस सिस्टम को यूज़ करते हुए कोई कंप्लेन कर सकता है, कोई नया ऑर्डर प्लेस कर सकता है ऑनलाइन। तो फिर हम क्या करते हैं कि उस इंटरनेट का कुछ पोर्शन, कुछ स्पेसिफिक पोर्शन आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमर्स होते हैं, या हमारे जो वेंडर्स होते हैं, या हमारे जो सप्लायर्स होते हैं, उनके लिए रख देते हैं एक स्पेसिफिक पोर्शन जो सिर्फ उनके काम के रिलेटेड होता है। तो वो जो एक स्पेसिफिक पोर्शन इंटरनेट का हम बाहर के लोगों के लिए शेयर करते हैं, रखते हैं, डैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। ठीक हो गया। तो इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, इनके थ्रू हम इन इंफॉर्मेशन सिस्टम को या एंटरप्राइज सिस्टम को डेवलप करके विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन शेयर करते हैं। तो जब हम ऐसा कर चुके होते हैं, सिस्टम्स डेवलप करके इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हुए, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट यूज़ करते हुए, टेली कम्युनिकेशन लिंक्स यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, तो देन डेफिनेटली हमारी जो बिज़नेस है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, that becomes e-business, electronic business, e-organization, electronic organization, जिसमें हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, ई कॉमर्स को यूज़ करते हैं, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। तो इसी तरह ई गवर्नमेंट भी है। आप आजकल देखते हैं
कि गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं वो सारे के सारे अदारे, वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो नादरा हो, वो पासपोर्ट हो, या सिविल एविएशन का हो, या लाइसेंस हो, कुछ भी हो, तो वो सारा इन्हीं सिस्टम्स के थ्रू चल रहा है, इंटरनेट और एक्सटरनेट के थ्रू ही शेयर हुआ। तो ये था जी स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक, सिस्टम्स फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने पहले देखा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो टाइप्स हैं वो इकट्ठे काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हमने उस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया कि हमने उन चारों सिस्टम्स की बेसिक्स को लेकर एक यूनिफाइड सिस्टम बना लिया जिसको हमने एंटरप्राइज सिस्टम का नाम दिया, एंटरप्राइज एप्लीकेशन का नाम दिया। उसमें एंटरप्राइज सिस्टम भी आ गया, मैनेजमेंट कस्टमर मैनेजमेंट भी आ गई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आ गई, और नॉलेज बेस मैनेजमेंट भी आ गई। तो इसको स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है, पूरे चैप्टर को आपने कल रिवाइज करना है, ताकि आप पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, तो कल नए लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।